कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। न सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस बल्कि 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, इनफैक्ट केस बेस्ड भी क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे आऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। साइंस की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, इंग्लिश का भी बना दिया है, नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का, जिसकी वीडियो हम बना चुके हैं। जो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे जाके एक बार जरूर देख लेना। अभी हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, जिसमें यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है ए और बी का। देखो इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले ए का जो वैल्यू दिया गया था x का पावर 3 और y का पावर 2, तो इसको देखो हम अलग कर दिए, x को 3 बार लिख दिए, y को 2 बार लिख दिए। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे x y का पावर 3 था तो x लिख दिया और y का पावर 3 था तो हम y को 3 बार लिख दिए। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में हम देखते हैं इसमें और इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो दोनों में हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी x मिला, यहाँ पर x मिला तो एक x निकला, फिर यहाँ से एक y मिला तो एक y निकाले, फिर एक y मिला तो ये एक y निकाले। तो यहाँ से आंसर क्या निकल गया, x y y, यानी y 2 बार आया तो x y स्क्वायर आंसर निकल गया। ऐसे भी हम जानते हैं कि एचसीएफ में जो छोटा पावर है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द LCM of smallest 2-digit composite number and smallest composite number। सबसे पहले तो आपको पता रखना होगा ना कि 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है जो किसी का भी टेबल में आए, यानी कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। जैसे सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है 4 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट, देखो एक बोला गया था 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और एक बोला गया था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 निकला और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। सबसे पहला जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो है 10 और ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है। तो 4 और 10 इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 का फैक्टर किए, 10 का फैक्टर किए, 4 और 10 का फैक्टर क्यों किए, समझ में आ गया होगा। फैक्टर करने के बाद हमें एलसीएम निकालना था, तो जो मिलता है वो तो हम लेते ही है और बाकी जो बच गया इसको भी हम उतार देते हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आंसर निकला। देखो यहाँ पे ऑप्शन में 20 है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट वाले का सही आंसर क्या था, एक्स वाई का पावर 2 था ना, तो देखना एक्स वाई का पावर 2 ऑप्शन बी में था, तो ये आपका सही आंसर था, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगे, तो आपको एनी हाउ इन सभी क्वेश्चन की तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अगर x की वैल्यू 3 दी गई हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कोई एक रूट दिया गया हो जिसमें x का वैल्यू 3 दिया गया है, तो अगली यहाँ पे बोला गया है कि k की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू दी गई है ना, हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो पुट कर दिए हैं, x के जगह पे जहां x था वहां 3 पुट कर दिए। यहाँ पे x का वैल्यू था, x यहाँ पे 3 रख दिए, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x के जगह 3 लिख दिए। इसको सॉल्व किए, सॉल्व करेंगे कैसे, 3 3 जा 9 हो गया, 6 उतार दिए, ये मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 हुआ, इसको घटा दिए तो 6 आया। फिर ये इधर में से ये जो 3 3 जा 9 है इस साइड आया तो -9 हो गया। मतलब किसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन बच्चे जानते हैं भाई, उन लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 1/2 जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। आंसर आप यहाँ पे देख ही रहे हो। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस, अगर y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7 है तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। देखो इसका जो आंसर होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन कैसे होगा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो एक तो y की वैल्यू 0 दी गई है, तो y की वैल्यू 0 यहाँ होगी, मतलब इस लाइन पे होगी, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू 0 यहाँ है तो इस लाइन पे होगी, हाँ इस लाइन पे होगी। एंड y की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू कहाँ होगी, -7 यहाँ पर होगी। अब बताओ ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो पैरेलल के लिए क्या होता है, कंडीशन पैरेलल के लिए होता है नो सॉल्यूशन, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन। अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और अगर लाइन एक ही में दोनों लाइन लाइज हो जाता है तो वो होता है कोइंसिडेंस होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ होगा लीनियर इक्वेशन में, तो इसका आंसर आपका पैरेलल था तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
अब 5 नंबर दिया गया है कि वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है डी का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे क्या कर 0 कर दिए और इस तरह से के का वैल्यू फाइंड कर लिए। इजी क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख ही रहे हो, इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था, 0 और 8 आया था। आप सॉल्यूशन खुद से कर लेना, इसको सॉल्यूशन खुद से कर लेना, क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको क्वेश्चन देना और बताना कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं आपको ओवरऑल आइडिया जो है दे दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, एक कोऑर्डिनेट सॉरी दिया गया है 3 और 5। बोला गया एक्स एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट की जो दूरी है वो के यूनिट्स है, तो के की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखो ये जो एक कोऑर्डिनेट दिया गया था 3 और 5, तो 3 यहाँ पे x पे था और y का 5 यहाँ पे आया। कोऑर्डिनेट कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, और बोला गया था x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी होगी। तो सब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो 5 यूनिट है। ठीक है, तो इसका आंसर 5 यूनिट आंसर आएगा। तो इसमें आंसर हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 यूनिट है या नहीं है, बिल्कुल इसमें 5 यूनिट दिया हुआ है, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है। तो क्यू आर, तो आपको यहाँ पे देखना है कि ए बी और क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ए बी यहाँ पर है और क्यू आर यहाँ पर है, और कहाँ कहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, क्यू आर यहाँ पे है, ये भी सही है। ए बी यहाँ पे है बट यहाँ पे पी क्यू है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बी तो नहीं होगा। फिर ए बी यहाँ पे है और यहाँ पे पी आर आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन या तो आपका ए आएगा या तो सी आएगा। तो एक ऑप्शन से पता नहीं चला। ठीक है, ए आर सी में से कोई एक होगा। अब बी सी बाई क्यू आर करके देखते हैं। देखो बी सी यहाँ पर है और नीचे क्या है, पी आर यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हो सकता है ए। बिल्कुल यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसमें कौन सा था, बी सी, तो बी सी यहाँ पर है और पी आर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, पी क्यू है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हम लोग का जो सही है वो कौन सा है, ऑप्शन ए। तो यही ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें से बताना है कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता है ट्रायंगल्स का। तो जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता है वो है RHS। ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया तो होता है बट सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। बाकी ये सब सारे ही क्राइटेरिया सिमिलरिटी के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब 9 में दिया गया एक फिगर, इसमें बोला गया है TP और TQ ये जो है दो टेंजेंट्स है। आपको पता होगा कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो और दो टेंजेंट अगर सर्किल से बनता हो तो सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, हमें यहाँ पे एंगल PT की Q की वैल्यू फाइंड करनी है, PTQ यानी ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका एंगल कितना होगा, तो ये 90 होगा, राइट एंगल बन रहा है क्योंकि चारों एंगल का सम, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल कितना का होता है, 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों एंगल को इस तरह से जोड़ देंगे, बराबर 360 कर देंगे। इसको बस सॉल्व करेंगे, मतलब 360 में से 2 बार 90 को घटाएंगे और एक एंगल जो दिया हुआ है 110 उसको घटा देंगे, या फिर डायरेक्ट तीनों को जोड़ के एक ही बार घटा देंगे। जो आंसर आपका निकलेगा वो 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, cos A की वैल्यू दी गई है 4/5। तो हमें यहाँ पे tan A की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखो tan A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin A बाई cos A, ये होता है। अब cos A का तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, sin A की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होगी। ये आप PBH वाला भी फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि cos A का जो वैल्यू था इसको लिख लिए, sin A की वैल्यू हमें पहले निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर A। ठीक है, cos A के जगह पे 4/5 पुट कर दिए, इसको सॉल्व किए, 3/5 निकल गया sin A की वैल्यू। अब जैसे कि हमने कहा था tan A का फॉर्मूला होता है sin A बाई cos A। sin A cos A की वैल्यू को पुट किए, यहाँ से सॉल्व किए, 5 कट गया, 3/4 आंसर आ गया। तो tan A का आंसर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। टावर का जो हाइट है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे
टावर की जो हाइट है शैडो इधर बनेगा, शैडो के हाइट के इक्वल है। तो मान के चलो इसको x मान लिए तो ये भी x ही होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस, यानी कि हम p बाई बी ले रहे हैं। ये किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हम क्या कर दिए, हाइट ऑफ टावर बाई हाइट ऑफ टावर का हाइट और उसका शैडो का हाइट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, दोनों का वैल्यू तो सेम था। अगर x बाई एक्स भी अगर आप लिखते हो तो कट जाएगा, कटने के बाद ये 1 आएगा। और tan कितने डिग्री बराबर 1 होता है, तो tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो इसका आंसर निकलेगा वो 45 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर निकलेगा वो 45 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 12 है। बोला गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो भाई ये तो फॉर्मूला में पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या निकला, साइन स्क्वायर ए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में 13 को देखते हैं। 13 है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखो क्या दिया गया है, एक सर्किल है, इसका रेडियस जो भी होगा इस स्क्वायर के साइड के, ये जो साइड है इसके इक्वल है। रेडियस जिसके बराबर होगा इसके साइड का, अगर इसका साइड ए मान ले, दोनों इक्वल है। तो रेडियस को अगर हम x मान ले तो साइड का वैल्यू कितना होगा, x ही होगा। एक एग्जांपल ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, रेडियस अगर हम x माने तो स्क्वायर का भी जो साइड होगा वो x ही होगा। अच्छा, दोनों का हमें पैरामीटर का जो रेशियो है वो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का पैरामीटर का रेशियो फाइंड करो। तो हम पैरामीटर ऑफ सर्किल लिख दिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिख दिए। पैरामीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर यानी कि सरकमफेरेंस, फॉर्मूला आता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लिखे, आर के जगह पे x डाल दिए, क्योंकि आर, बस इसको यहाँ पे x x कैंसिल कर देंगे। यहाँ से ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। बस यही हम लोग का आंसर निकल जाएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पे देख लो, पाई रेशियो 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एरिया ऑफ द सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रेडियस क्या होगा। सबसे पहले तो जो एरिया दिया हुआ है इसको लिख लो। इस एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू था 154, लिख दिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो जब ये उधर चला जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि एक डाइस है, उसको एक ही बार फेंका गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4। 4 से कम जो भी आपका यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 से कम जो आपका इवन नंबर होगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब 4 से कम इवन नंबर कितना होगा, 4 से कम इवन नंबर एक ही रहेगा ना। 4 से कम इवन नंबर कौन होगा, 2। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है। तो 4 से कम बोला गया, तो एक ही इवन नंबर है, सिर्फ 2। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 1/6, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा, डाइस में टोटल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर इसका 1/6 निकलेगा। इसका आंसर 1/6 निकल जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें मॉडल क्लास का लोअर लिमिट पता करना है। देखो, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट बहुत ही आसान है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 20 है। इसका जो मॉडल क्लास होगा ये 15 20 होगा। अब इसमें लोअर लिमिट हमें पता करना है। लोअर लिमिट में जो छोटा वाला नंबर होगा तो ये 15 इसका लोअर लिमिट होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए 15 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देख लेते हैं। दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसका यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ, इसका हाइट दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का रेडियस कितना होगा। देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या किए कि सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बस किसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने की आर की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख ही रहे हो, कर लेना, आसान क्वेश्चन है ये। अब फिर से यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स से ही क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमें यहाँ पे बोला गया कि मीडियन क्लास इसमें से कौन सा होगा। देखो, मीडियन क्लास निकालने के लिए ना सबसे पहले आप लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये जैसे का वैसे उतारते हैं, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं, इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इतना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब इसके बाद ये जो मेरा नंबर होगा ना, ये मेरा जो है एन की वैल्यू होगी। एन बराबर कितना निकल गया, 56। तो
तो इसका हम आधा करते हैं, आधा करेंगे तो कितना होगा 28। आप देखेंगे कि ये जो 28 है, ये 28 कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, ठीक है। 28 कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 28 जो है इसके बाद वाला नंबर देखना है, तो इस क्लास इंटरवल के अंदर में आ रहा है, तो इसका जो क्लास निकलेगा ये कितना निकलेगा 12 से 18, तो इसका आंसर जो है वो कितना निकलेगा 12 से 18, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है एक पॉइंट है 0,4 जो कि वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो क्या 0,4 लाइज करेगा, खुद सोचो। ये कोऑर्डिनेट्स मतलब ये हम एक वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस हम बना लिए। अब 0 और 4 कहाँ पे लाइज करेगा, 0 यानी x की वैल्यू 0 यहाँ और y का 4, तो y का 4 लगभग इधर मान के चलो, तो ये क्या y एक्सिस पे लाइज किया, बिल्कुल y एक्सिस पे लाइज किया है, यानी असर्शन मेरा सही है। रीजन में दिया गया है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे 0 होगा, बिल्कुल y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट का पॉइंट 0 ही होगा, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5, 2 नंबर का एचसीएफ जो 150 और इसका जो प्रोडक्ट है वो 150 है, तो इसका एलसीएम, अच्छा इसका एलसीएम भी है वो बोला गया है 40 है, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है। देखो आपने अगर ये वाला रूल पढ़ा हुआ होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है 150, साथ ही एचसीएफ दिया गया है 5 और एलसीएम दिया गया है 40, तो क्या यहाँ पे एलसीएम 40 निकला, नहीं 30 निकला, मतलब कि असर्शन ही गलत दिया गया है, असर्शन ही हम लोग का गलत दिया गया है। बट यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया गया है ना कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो रीजन तो बिल्कुल सही है, ये तो फॉर्मूला होता है, तो ये हम असर्शन सही, सॉरी असर्शन गलत बट रीजन सही, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे हम देखो, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आएगा वो हमने आप लोगों को दे दिया है। अब बाकी आ जाते हैं जो आप लोग का 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, फिर आगे हम 3 मार्क्स में भी आएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको नहीं समझाऊंगा, आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ और ओवर आपको मैं आंसर्स भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू बाई b1/b2 क्या है, दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का रहता, तब ऐसे कंडीशन पे नो सॉल्यूशन होता, यानी कि इनकंसिस्टेंट होता, ठीक है। बाकी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और तीनों इक्वल रहेगा तो ऐसे कंडीशन पे वो कंसिस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रापेजियम ABCD ये पैरेलल दिया है, इक्वल रहेगा तो ऐसे कंडीशन पे वो कंसिस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रापेजियम ABCD ये पैरेलल दिया गया है, तो प्रूव करके दिखाना है कि ये पैरेलल होगा। देख लो यहाँ पे फिगर, ये ट्रापेजियम है। अब प्रूफ भी मैंने यहाँ पे जो कर दिया है, देखो ये NCERT क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आंसर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करके रख लो और इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे इसको समझा नहीं रहा हूँ आंसर्स को, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो लंबा हो गया। मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन दे देना एंड आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है खुद से समझना होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। मैं क्वेश्चन और आंसर्स आप लोग को यहाँ पे दोनों ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे देख लो, इसमें हमें रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया, इवेलुएट करना है। sin 60 की वैल्यू पुट कर दो √3/2, tan 45 की वैल्यू पुट कर दो 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे है जो क्वेश्चन नंबर 25 है। अब इसमें भी देखो क्या दिया गया है
कि फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। सर्किल का डायमीटर हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। इसका एरिया जो है वो इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल्स। दो सर्किल का एरिया के सम के इक्वल है, जिसका रेडियाई ये दे दिया है। तो पहले वाले सर्किल का डायमीटर निकालना है ना, तो पहले तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके सम के एरिया के इसके एरिया से इक्वल था। ठीक है, तो इसका सम कर दिए, इसका एरिया के इक्वल कर दिया, बस इसको सॉल्व किए। आर निकालने के बाद डायमीटर के लिए क्या 2r होता है, तो आंसर ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक और करके भी क्वेश्चन है, मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं किया क्योंकि दोनों में से तो कोई एक ही बनाना है। बाकी अगर आप नीचे वाला बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैंने एक का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखो ये कहीं ना कहीं आपने कई बार प्रैक्टिस किया हुआ होगा। मैं आपको डायरेक्टली जो है इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। परीक्षा में ये गारंटी आएगा, 100% फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जो क्वेश्चन है, इसमें हमें जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है इसका, साथ ही हमें वेरीफाई भी करने के लिए इसमें बोला गया है। तो सबसे पहले तो हमें जीरोज निकालना पड़ेगा। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आया, इसका फैक्टर किए तो 2 ये कॉमन लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। जो जीरोज है ये निकल गया। और वेरीफाई करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना रहता है। बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये जो एक्स की वैल्यू निकली है ये अल्फा बीटा, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, इसके जगह पे पुट कर दो, ये माइनस बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो इसके आंसर्स को। सर कोटा पढ़ना तो चाहता हूँ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो इसके आंसर्स को। चलो नेक्स्ट आएगा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन का फिर से दिया गया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी किताब का है, उसका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू होगा ए डी प्लस बी सी के। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर में सर्किल है, इसको सॉल्व प्रूव करना है। यहाँ पे इसके आंसर्स को आप देख लो। ठीक है, इसका भी मैं आपको पूरा जो क्वेश्चन है दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करके रख लो, इसकी तैयारी कर लो। नेक्स्ट आएगा जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का दिया हुआ है। इसका तो मैं आंसर आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसका चाहो तो आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि दोनों में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है का आंसर है, आप यहाँ पे देख लो किस तरह से बनाया हुआ है। समझ में नहीं आएगा कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे सिंपली जो LHS वाला टर्म था इसको लिखा गया है। कॉसेक थीटा का वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको सॉल्व किए तो ये एलसीएम लेके सॉल्व किए तो साइन थीटा आया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा रहने दिए। अब दोनों में जो स्क्वायर था इसको अलग अलग कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिए। इसके बाद ये जो स्क्वायर है ये 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बस ये आ गया आंसर। आसान था, ठीक है, हार्ड नहीं है ये सब। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें बोला गया एक बैग है, इसमें 6 रेड बॉल है, 4 ब्लैक है और कुछ व्हाइट बॉल है। तो भाई पहले व्हाइट बॉल्स तो निकाल लो। व्हाइट बॉल्स को हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स मान लिया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था व्हाइट बॉल्स का। तो यहाँ पे व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी के लिए व्हाइट बॉल के लिए यहाँ पे हम एक्स मान लिए, और टोटल बॉल ये 6 4 10, तो व्हाइट भी तो ऐड होगा, तो यहाँ पे इसको भी ऐड किए हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि जो इसका प्रोबेबिलिटी होगा ना, हमें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स निकालना है। इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 दिया गया था, इक्वल टू 1/3 कर दिए। इसको सॉल्व किए तो एक्स की जो वैल्यू निकली, यानी एक्स की व्हाइट मतलब व्हाइट बॉल की जो वैल्यू है वो निकल गई। ठीक है, व्हाइट बॉल कितना है 5 है। इसी तरह से हमें रेड बॉल्स निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है। इसका आंसर भी यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसको देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट करके रख लेना, क्वेश्चन दोनों बना लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लीनियर इक्वेशन से भी बना सकते हो, लेकिन लीनियर इक्वेशन से नहीं बनाना है, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनाओगे, ट्राई करनी है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला का आंसर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आएगा ये जो क्वेश्चन 33 है, ये तो भाई थेल्स थ्योरम यानी पीपीटी थ्योरम, ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। देन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, इसको पहले प्रूफ करना है, देन फिर इसको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हो, या फिर अपनी किताब से भी इसको बना सकते हो। अच्छा हाँ, सेकेंड क्वेश्चन का जो हमें प्रूफ करना था कि अभी प्रूफ यहाँ पे हमने करवा दिया है। ठीक है,
अब देखो ये जो क्वेश्चन में 34 है, ये तो सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी किताब से ही वॉल्यूम चैप्टर से पूछ दिया गया है। इसमें आपको सरफेस एरिया निकालना गया है, मेडिसिन कैप्सूल वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, प्रैक्टिस कर लेना किसी तरह से, इस क्वेश्चन को करके जाओ क्योंकि परीक्षा में आपका आने वाला हो। देन आगे का ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एवरेज निकालनी है, यानी मीन निकालना है। मीन कौन सा मेथड से निकाले सर? तो एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए, कोशिश करो कि जो मीन है वो आप एज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालो, डायरेक्ट मेथड का यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन हो सकता है आपको ज़्यादा करना पड़ जाए। मीन एज्यूम्ड मीन में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो सीख कर जाना। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, फॉर्मूला पे आप देख ही सकते हो, जो आंसर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट आगे आ जाते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस में। अब भाई देखो, मैं केस स्टडी क्वेश्चंस यहाँ पे अभी आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस एनी हाउ आपको करके जाने हैं, किसी तरह से ये क्वेश्चंस आप करके चले जाओ, आपके एग्जामिनेशंस में गारंटी ये सब क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब ये मत सोचना कि ये बेसिक वाला क्वेश्चन है सर, ये हमारे स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, ये आपका स्टैंडर्ड में भी आ जाएगा। बेसिक वालों का तो आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड वालों में भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आप लोग यहाँ पे करवा दिए हैं, उसका आंसर्स भी दे दिया है। तो बस ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटीड है कि ये आएंगे। तो एनी हाउ इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, एंड आगे के वीडियोस में और भी जो जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में अदर अदर सब्जेक्ट में आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।